दोस्तों, यदि आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण में अज्ञात गुणांक k का मान ज्ञात करने में परेशानियां होती हो तो आप इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इस क्लास के बाद आपको सभी प्रश्न आसान लगने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो हमको समीकरण दिया गया है उसका हल कैसा है, एक अद्वितीय हल है, तो हमको k का मान ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना मानक समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 की तुलना मानक समीकरण होता है हमारे पास ax धन by धन c बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पे हमारे पास दो समीकरण है, तो ये हो जाएगा a1 b1 c1 और इसी प्रकार a2 b2 c2। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं a1 बराबर हो जाएगा k, b1 बराबर हो जाएगा 2 और c1 बराबर हो जाएगा 5, इधर आएगा तो -5। उसी प्रकार a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर हो जाएगा 1 और c2 बराबर हो जाएगा 1, इधर आ जाएगा तो -1। अब इसके बाद प्रश्न में हमको बोला गया है कि दिए गए समीकरण निकाय का हल कैसा है, एक अद्वितीय हल है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं चूँकि दिए गए समीकरण निकाय का हल एक अद्वितीय हल है, ऐसा प्रश्न में हमको बताया गया है। इसलिए अद्वितीय हल होने से क्या होता है, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, ऐसा होता है। अगर किसी समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हल है तो a1 बटे b2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के। तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं, a1 की जगह रखेंगे k, a2 की जगह रखेंगे 3 नॉट इक्वल टू b1 की जगह रखेंगे 2 और b2 की जगह रखेंगे 1। अब तिर्यक गुना कर देते हैं। तिर्यक गुना करेंगे तो k और 1 का गुना हो जाएगा k नॉट इक्वल टू 3 और 2 का गुना हो जाएगा 6। तो इस प्रकार आंसर आ गया k नॉट इक्वल टू 6। मतलब दिए गए समीकरण निकाय के लिए k का मान जो है 6 नहीं हो सकता है। ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, तो हम दिए गए समीकरण को मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं पहला समीकरण और इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करेंगे, मानक समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 की तुलना मानक समीकरण ax धन by धन c इक्वल टू 0 से करने पर। अब मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो यहाँ पे a1 बराबर हो जाएगा 1, b1 बराबर हो जाएगा -2 और c1 बराबर हो जाएगा 3, इधर आ जाएगा तो -3। उसी प्रकार a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर हो जाएगा k और c2 बराबर हो जाएगा 1, इधर आएगा तो -1। चूँकि हमको बताया गया है कि दिए गए समीकरण का हल कैसा है, अद्वितीय हल है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं चूँकि दिए गए समीकरण का हल एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है इसलिए क्या होता है, अगर दिए गए समीकरण का हल अद्वितीय हल हो तो a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। मतलब a1 बटे a2 का मान जो है b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसको हल कर देते हैं। a1 की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, a2 की जगह रखेंगे 3 नॉट इक्वल टू b1 की जगह रखेंगे -2 और b2 की जगह रखेंगे k। अब इसके बाद इसका तिर्यक गुना कर देते हैं। तिर्यक गुना करेंगे तो k और 1 का गुना हो जाएगा k नॉट इक्वल टू 3 और -2 का गुना हो जाएगा -6। मतलब दिए गए समीकरण का मान जो है -6 नहीं हो सकता है। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, हमको दो समीकरण दिया गया है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब दिए गए समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं समीकरण 1 व 2 की तुलना मानक समीकरण ax धन by धन c इक्वल टू 0 से करने पर। मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो यहाँ पर a1 बराबर कितना है, k है, a2 बराबर b1 बराबर कितना है, 3 है और उसी प्रकार c1 बराबर कितना है, ये पद इधर पक्षांतर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -k-3। इस प्रकार से उसी प्रकार a2 बराबर कितना है, 12 है, b2 बराबर कितना है, k है और c2 बराबर कितना है, k इधर पक्षांतर होकर आएगा तो -k हो जाएगा। अब चूंकि हमको प्रश्न में बताया गया कि दिए गए समीकरण का हल कैसा है, अद्वितीय हल है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं चूंकि दिए गए समीकरण
का हल एक अद्वितीय हल है। इसलिए अगर अद्वितीय हल हो तो क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू होता है B1/B2 के। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अगर ये समीकरण जो है अद्वितीय हल है तब इसको हम हल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास A1 की जगह है K, A2 के जगह है 12 नॉट इक्वल टू B1 के जगह है 3 और B2 के जगह है K। अब इसके बाद तिर्यक गुना कर देंगे। तिर्यक गुना करेंगे तो K और K का गुना हो जाएगा K के घात 2 नॉट इक्वल टू 12 और 3 का गुना हो जाएगा 12 तिया 36। अब वर्ग को उधर पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा K नॉट इक्वल टू वर्गमूल 36। अब वर्गमूल को हटाएंगे तो K बराबर हो जाएगा +-6। हमेशा याद रखिएगा अगर किसी भी संख्या से वर्गमूल हटता है तो उसका दो मान प्राप्त होता है, एक प्लस में और एक माइनस में। इसका आंसर हो गया +6 और -6 नॉट इक्वल टू। तो इसका आंसर ये होगा कि दिए गए समीकरण में K का मान जो है +6 से -6 से नहीं हो सकता है। दोस्तों इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, हमको दो समीकरण दिया गया है और बताया गया है कि इसका हल जो है एक अद्वितीय हल है। तो चलिए इसको हल कर देते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम इसकी तुलना मानक समीकरण से करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 की तुलना मानक समीकरण ax धन by धन c बराबर 0 से करने पर मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो a1 बराबर हो जाएगा 4, b1 बराबर हो जाएगा -5 और c1 बराबर हो जाएगा k इधर आएगा तो -k। उसी प्रकार a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर हो जाएगा -3 और c2 बराबर हो जाएगा 12 इधर आएगा तो -12। चूँकि हमको प्रश्न में बताया गया है कि दिए गए समीकरण का हल अद्वितीय हल है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं चूँकि दिए गए समीकरण का हल अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है इसलिए क्या होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर दिया गया समीकरण का हल अद्वितीय हल होता है तो A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होता है। यहाँ पर A1 का मान रख देंगे 4, A2 का मान रख देंगे 2 नॉट इक्वल टू B1 का मान है -5 और B2 का मान है -3। तो ये 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, यहाँ पे आ गया 2 नॉट इक्वल टू ये माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 5/3। तो यहाँ पर आ गया 2 नॉट इक्वल टू 5/3। अतः के किसी भी मान के लिए समीकरण निकाय का हल एक अद्वितीय हल होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा।